Good morning to all. I hope you all are good and doing well. So guys, in last class हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यू क्रिटिसिज्म. ओके. एंड thereafter आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरलिज्म. एंड let's start structuralism. Thereafter we'll discuss some points and try to understand the concept of structuralism too. Especially with the point of view that you can pass the examination through sufficient materials. ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो एम होगा स्पेसिफिक होगा कि आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से कितना पढ़ा दिया जाए उसी, क्योंकि स्ट्रक्चरिज्म या थियरी कोई लिमिट नहीं है. ठीक है. तो यहाँ पर हम लोगों की जो कोर्सेस है वो आपके एग्जामिनेशन को सेंटर में रख करके पढ़ाने की. तो स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम लोग बेसिकली मीनिंग समझने की कोशिश करें, then you will find the word structure. Okay, just try to understand that if we see some structure like just suppose that this is, and you will say that this is a hut. Suppose that here is a wall, this is a wall, this is a door, this is also a wall, and this is roof. Okay, roof or thatch means whether you imagine a hut or a house. Okay, all these things are understood as a structure. Why? Suppose just think. This wall is made of suppose that bricks and other materials, and door is made of wood, and thatch is made of thatch or roof is also made of wood and other materials. If we pile up the whole material at a place, do we call this a structure? So अगर हम इस बात को समझें, then स्ट्रक्चर क्या है एक्चुअली में. स्ट्रक्चर जो है, जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी चीजें हैं, उनका एक प्लान्ड कंस्ट्रक्शन है. ठीक है. और अगर उन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग अलग कर दें तो वो स्ट्रक्चर नहीं होगा. ठीक है. एक जगह पर हम लोग मिट्टी, ईंट, लकड़ी, जो भी मटेरियल्स हैं जो हट बनाने में लगी हैं, उन मटेरियल्स को पाइल अप कर दें, then this pile up will be called pile or will be called material, not a structure, because all those material will not be organized in a structure. ओके. वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, इसलिए स्ट्रक्चर नहीं होगा. अच्छा, दूसरी चीज जरा सा आप समझने की कोशिश करें कि क्या ये जो रूफ है, ये जो थैच जिसको हम कहते हैं, जो झोपड़ी के ऊपर का पार्ट है, क्या इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है उसको हम बगल में पाइल अप कर दें तो क्या उसको थैच कहेंगे? नो. व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट इन द स्ट्रक्चर. ओके. ये स्ट्रक्चर में नहीं है, इसलिए इसका जो नाम है वो स्ट्रक्चर, इसका जो मीनिंग है वो हमको नहीं समझ आ रहा. मीन्स कि स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि एवरीथिंग गेट्स इट्स मीनिंग फ्रॉम स्ट्रक्चर. ठीक है. मीन्स जो भी चीजें हैं वो सबकी सब स्ट्रक्चर में है, और जो उनका मीनिंग है वो कहाँ से आता है? स्ट्रक्चर से आता है. यहीं से जन्म होता है स्ट्रक्चरलिज्म का. ये क्या है? हुआ स्ट्रक्चरलिज्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन हम लोग लिखते हैं. स्ट्रक्चरलिज्म बिलीव्स दैट structuralism believes that the world is organized as structures.
ठीक है। तो जो पूरा संसार है, ये दुनिया है, इसको एक स्ट्रक्चर के रूप में देखा जाए, ऐसा किसका बिलीव था? ऐसा स्ट्रक्चरलिज्म का बिलीव है, ऐसा जो स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर हैं उनका बिलीव है। अच्छा, स्ट्रक्चरलिज्म आया कहाँ से? ये एक्चुअली लैंग्वेज की थियरी से आया है, ये प्योरली लिटरेचर का पार्ट नहीं है। लैंग्वेज की थियरी को लिटरेचर पर अप्लाई किया गया, और भी जो स्ट्रीम्स ऑफ स्टडी हैं उन पर जो है अप्लाई किए गए। कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ लिख दिए, उन पॉइंट्स को समझते चलते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है कि स्ट्रक्चरलिज्म इज एन एम्बिगुअस टर्म। स्ट्रक्चरलिज्म कैसा है? एक एम्बिगुअस टर्म, ठीक है, दैट रेफर्स टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। ठीक है, ये केवल लिटरेरी थ्योरी का पार्ट नहीं है, ये एंथ्रोपोलॉजी में आएगा, लैंग्वेज में आएगा, लिंग्विस्टिक्स में आएगा। तो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, डिफरेंट डिफरेंट कंटेक्स्ट में इसका जो डिफरेंट डिफरेंट यूज देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं, दैट इज एमाइल दुर्खीम। इनका नाम आपने सुना होगा, सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। एमाइल दुर्खीम बेस्ड हिज सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एमाइल दुर्खीम ने अपना जो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था, सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, उसको किस पर बेस किया? उसका जो बेसिस उन्होंने बताया, दैट इज बेसिस ऑफ दिस सोसाइटी इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, उनके हिसाब से जो सोसाइटी है उसका जो बेस है वो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है। एंड फ्रॉम दिस वर्क, ठीक है, और जो एमाइल दुर्खीम का वर्क था वहीं से निकलता है, क्या निकलता है? फ्रॉम हिज वर्क emerged the sociological approach of structural functionalism। ठीक है, याद रखेंगे कि ये कहां पर डेवलप हुआ? सोशियोलॉजी में डेवलप हुआ। किसने डेवलप किया? एमाइल दुर्खीम ने डेवलप किया। ठीक है, जो सोशियोलॉजी की स्टडी किए होंगे वो एमाइल दुर्खीम को जानते होंगे, या फिर वैसे भी आप हो सकता है इनके नाम से परिचित हो। तो एमाइल दुर्खीम एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने एक अप्रोच दिया सोशियोलॉजी का जिसका नाम था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम दुर्खीम्स यूज of the term structure, the semiological concept of Ferdinand de Saussure। देखिए, एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एमाइल दुर्खीम ने। किसमें दिया? सोशियोलॉजी में दिया। और उसके बाद फिर क्या आया? स्ट्रक्चर का एक और यूज आया, किसने कहा? फर्डिनेंड डी सोश्योर। ठीक है, एक स्विस लिंग्विस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, सेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फर्डिनेंड सोश्योर बिकम फंडामेंटल फॉर स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म का फंडामेंटल्स कहां से आते हैं? एक कॉन्सेप्ट एमाइल दुर्खीम के सोशियोलॉजिकल फंक्शनलिज्म से आता है, और फर्दर जो आइडियाज हैं कहां से आ रहे हैं? फर्डिनेंड डी सोश्योर से। ठीक है, अच्छा, आप एक बात ध्यान में रखें, जो हम लोग लिटरेचर में स्टडी करेंगे उसका जो बेस है, उसका जो रूट है, वो कौन है? फर्डिनेंड डी सोश्योर। ठीक है, आगे देखते हैं इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सोश्योर कंसीव्ड लैंग्वेज एंड सोसाइटी एज सिस्टम ऑफ रिलेशन। ये चीज आप एकदम से रट लीजिए कि अकॉर्डिंग टू सोश्योर, लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशन। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी सोसाइटी है, वो क्या होगा? वो एक सिस्टम है। किसका? सिस्टम ऑफ रिलेशन। ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर है जहां पर सारी चीजें एक दूसरे से कोरिलेट हैं। आगे जरा देखिएगा, कुछ और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म रोज टू प्रोमिनेंस इन फ्रांस। अब बिगिनिंग इसकी कहां हुई? डेवलपमेंट इसका कहां हुआ? रोज टू प्रोमिनेंस इन फ्रांस। फ्रांस में इसका डेवलपमेंट हुआ। कब? इन द वेक ऑफ एक्सिस्टेंशियलिज्म, particularly in the 1960s, and is flourished in English 1970s।
अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो हम लोग इसकी बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इंग्लिश लिटरेचर की या लिटरेचर की लिटरेरी थियरी के रूप में इसकी बात कर रहे हैं, जबकि जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसकी बात जो है वो 1920s से ही स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, एक्चुअली सेशोर का जो वर्क था वो पब्लिश हुआ था 1916 में। ठीक है, उसी के बाद से इन सब की चर्चा की जाती रही। तो लेकिन जो प्रॉपर डेवलपमेंट लिटरेचर में है, लिटरेरी थियरी के रूप में है, वो फ्रांस में 1960s में है और इंग्लैंड में 1970s। आगे देखिएगा, रशियन फंक्शनल लिंग्विस्ट रोमन जैकब्स, नाम इंपॉर्टेंट है। रोमन जैकब्सन was pivotal figure in the adaptation of structural analysis to discipline beyond linguistics, including philosophy, anthropology and literary theory. तो रोमन जैकब्सन कौन थे? एक रशियन फंक्शनल लिंग्विस्ट थे, जिन्होंने ये जो फॉर्म स्ट्रक्चरल एनालिसिस है इसको लिंग्विस्टिक्स से निकाल करके अदर फील्ड्स में लाए। कौन कौन सी फील्ड्स? जैसे फिलोसफी में लाए, एंथ्रोपोलॉजी में लाए। एंथ्रोपोलॉजी में भी नाम आपको अगला मिलेगा, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। एंथ्रोपोलॉजी में इनका स्ट्रक्चरलिज्म खूब अच्छे से वेल नोन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिज्म और ये लिटरेरी थियरी से भी थोड़ा सा रिलेटेड है। ठीक, तो रोमन जैकब्सन जो है ये कहाँ पर बात की है? ये फिलॉसफी, एंथ्रोपोलॉजी और लिटरेरी थियरी के रूप में स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर के आते हैं। एंड देयर आफ्टर जैकब्सन वाज अ decisive influence on anthropologist Claude Lévi-Strauss, by whose work the term structuralism first appeared in reference to social sciences. Actually, Claude Lévi-Strauss, जब आप थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, he was once exiled from his country, and in during the time of exile, he worked over structuralist ideas, and he uh, developed several approaches of anthropology and social sciences. So, in Levi-Strauss's work, we find the first use of term structuralism, but it is in reference of social sciences, not of English literature or literature as a whole. Thereafter, two other figures come, that is Roland Barthes and Jacques Derrida, focuses on how structuralism could be applied to literature. एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों आपको अभी आगे मिलेंगे, जब हम लोग पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की चर्चा करेंगे तो वहां भी इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये दोनों एक तरीके से दोनों चीजों से रिलेटेड है, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। तो रोलैंड बार्थेस एंड जैक्स डेरिडा focus on how structuralism could be applied to literature. ठीक है, तो लिटरेचर में अब स्ट्रक्चरलिज्म की बात होने लगी। आइए आगे देखते हैं, करें कि इन लिटरेरी थियरी स्ट्रक्चरलिज्म चैलेंज द बिलीफ दैट अ वर्क ऑफ लिटरेचर रिफ्लेक्टेड अ गिवन रियलिटी। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म इस जो एक बिलीफ था पहले का कि जो लिटरेचर है वो किसी गिवन रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इस चीज को स्ट्रक्चरलिज्म ने चैलेंज किया। Instead, a text was constituted of linguistic conventions and situated among other texts. ठीक है, तो ये एक तरीके से मूव कर रहे हैं कहाँ, जो है इंटरटेक्सुअलिटी की तरफ। कह रहे हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स कन्वर्सेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे टेक्स्ट जो है इज कंस्टिट्यूटेड। आगे तो जैक्स लकान आए। जैक्स लकान ने क्या किया? जैक्स लकान स्टडीड साइकोलॉजी इन लाइट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म ब्लेंडिंग फ्रायड एंड सोशोर। तो जब आप साइको एनालिसिस पढ़ेंगे, साइको एनालिसिस थियरी में आपको मिलेगा कौन?
फेमस क्रिटिक, फेमस थियरिस्ट जैक्स लाकान, और उसके आइडियाज को पढ़े। एक्चुअली जैक्स लाकान वाज फॉलोअर ऑफ फ्राइड, बट ही tries to blend ideas of Saussure as well as of Freud, and he studied by blending the two. He studied psychology through the points of structuralism, in the light of structuralism. ठीक है, तो जैक्स लकान साइकोलॉजी की स्टडी, साइको एनालिसिस की स्टडी किसमें करते हैं? स्ट्रक्चरलिज्म के थ्रू करते हैं, स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं, जो शश्योर का आइडिया। Thereafter दूसरे राइटर आते हैं मिकेल फूको। मिशेल फूको का जो है एक वर्क है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ थिंग्स, examine the history of science to study the structures of epistemology, though he later denied affiliation with the post-structuralist movement। ठीक है, तो बाद में ये अपने इस रिलेशन को डिनाई करते हैं, बट एक्चुअली में क्या करते हैं, इन्होंने इसकी कोशिश की, साइंस की स्टडी की, किसके थ्रू? स्ट्रक्चर के थ्रू। ये तो एक आउटलाइन हम लोग बात कर रहे हैं। इसके बाद और कौन आया? लुइस अल्थुसर आया, इंपॉर्टेंट पर्सन है व्हेन वी स्टडी मार्क्सिज्म एंड व्हेन वी स्टडी कल्चरल स्टडीज। ठीक है, लुइस अल्थुसर इज स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर मार्क्सिज्म एज वेल एज कल्चरल मार्क्सिज्म। ओके, तो वहां भी हम इनकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर लुइस अल्थुसर का एक पॉइंट समझिएगा, दैट लुइस अल्थुसर कंबाइंड मार्क्सिज्म एंड स्ट्रक्चरलिज्म टू क्रिएट हिज ओन ब्रांड ऑफ सोशल एनालिसिस। अपनी एक मार्क्सिस्ट सोशल एनालिसिस को करने के लिए लुइस अल्थुसर ने क्या किया? उन्होंने मार्क्सिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म को मिला दिया। देयरआफ्टर एक एसे आया, द एसेंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। क्या कहता है, थोड़ा सा उसका एसेंस समझते हैं। एसेंस ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म इज द बिलीफ दैट थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, they have to be seen in the context of larger structure they are part of। सपोज दैट, पहली चीज इन्होंने कहा कि ये पूरा संसार जो है वो एक स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसी में हर एक चीज अपनी मीनिंग पाता है। मींस कोई भी चीज इस स्ट्रक्चर से बाहर होने पर उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी, या उसकी मीनिंग हम नहीं समझेंगे, या उसकी मीनिंग नहीं निकल कर के आएगी। तो मीनिंग के लिए जरूरी है कि थिंग्स मस्ट बी अंडरस्टूड विद इन द स्ट्रक्चर, नॉट इन आइसोलेशन। दूसरी चीज, कैसा स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर ऑफ विच दिस थिंग इज पार्ट। ठीक है, जिसका पार्ट ये चीज है वही क्या है? उसी स्ट्रक्चर में जब हम लोग इसको समझेंगे, देन विल फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ द थिंग। सपोज दैट, जैसे अभी हमने घर का एग्जांपल दिया, थैच का एग्जांपल दिया, तो हमने देखा कि जब उस थैच के जो पार्ट्स हैं, थैच का जो जिन चीजों से मिलकर के थैच बना है, उस थैच को हमने अलग रख दिया, पाइल अप कर दिया, देन दिस इज नॉट थैच। ठीक है, तब उसको हम कुछ और कह लेंगे, घास कह लेंगे, फूस कह लेंगे, लकड़ी कह लेंगे, कुछ भी कह लेंगे, ईट पत्थर एटसेट्रा एटसेट्रा कह लेंगे, बट विल नॉट कॉल इट थैच। हम इसे थैच नहीं कहेंगे, या फिर हम इसे रूफ नहीं कहेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज आउट ऑफ स्ट्रक्चर। मीनिंग कहाँ मिलेगी? स्ट्रक्चर में मिलेगी। कहना किसका है ऐसा? स्ट्रक्चरलिज्म का। तो किसी भी चीज की मीनिंग तब आएगी जब वो स्ट्रक्चर में होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सश्योर के आइडियाज की तरफ सबसे पहले देखते हैं कि सश्योर ने क्या कहा था। सश्योरियन आइडियाज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो सश्योर मींस फर्डिनेंड डी सश्योर। ठीक है, तो कह रहे हैं द ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म आर कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ फर्डिनेंड डी सश्योर। वर्क का नाम क्या है? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, which was posthumously published in 1916 by the students of Saussure। ठीक है, तो कहाँ पब्लिश हुआ? किसने पब्लिश किया? जो Saussure के स्टूडेंट्स थे
उन्होंने इनके वर्क को पब्लिश किया। ठीक है, वर्क का नाम क्या हुआ? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। जरा से यहाँ का आइडिया समझिएगा, इसमें इनका क्या कहना है। सॉरी, ये एक्चुअली जो वर्क है ये इनके लेक्चर का पार्ट है। मींस ही लेक्चर्ड at various places over linguistics, and his students noted all his ideas, and later in 1916 his students compiled all ideas, and from that notes they published this book known as Course in General Linguistics in 1916। and on linguistics, ठीक है, किस पर थी ये बुक? लिंग्विस्टिक्स पर। among with the linguistics of Prague and Moscow school। ठीक है, तो ये बाद में वही स्टूडेंट्स कहाँ गए? मॉस्को सर्किल में गए, प्राग स्कूल में गए, तो वहां से इसका जो है एक डेवलपमेंट हुआ। तो कह रहे हैं कि इन ब्रीफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स propounded three related concepts। तीन रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर जो है दिए हैं, किसने? शश्योर ने। तो पहला जो एक फेमस कॉन्सेप्ट है, एग्जामिनेशन में आपसे खूब पूछा गया है, एक पूछा गया है लैंग और परोल। देखिए शश्योर जो है डाइक्रॉनिक स्टडी की बात करते हैं और सिंक्रोनिक स्टडी की बात करते हैं। डाइक्रॉनिक स्टडी क्या है, सिंक्रोनिक स्टडी क्या है? डाइक्रॉनिक समझिएगा, डाइक्रॉनिक का मतलब है study in the context of history। Suppose that there is some word and then the word must be understood in the relation of its history। ठीक है, तो वर्ड को कैसे समझना चाहिए? हिस्ट्री के रिलेशन में समझना चाहिए। ऐसा कौन सी स्टडी कहती है? डाइक्रॉनिक स्टडी। ठीक है, जबकि सिंक्रोनिक स्टडी के लिए कहते हैं देयर इज नो नीड ऑफ हिस्टोरिकल स्टडी, दिस थिंग मस्ट बी स्टडीड, मस्ट बी फाउंडेड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसकी स्टडी की जाए, दैट इज सिंक्रोनिक स्टडीज। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ स्टडी की जाए, देन दिस इज डायक्रॉनिक स्टडीज। तो जो सश्योर का आइडिया था वो सिंक्रोनिक स्टडी पर बेस्ड है। अब सश्योर क्या कह रहे हैं? सश्योर आर्ग्यूड फॉर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग एंड परोल। सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है, एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप लैंग एंड परोल की बात करते हैं तो यहीं पर एक आइडिया मैं और बता दे रहा हूं, आप नोट कर लो। दैट इज नॉम चॉम्स्की का कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस किसने दिया? नॉम चॉम्स्की का। दिस आइडिया इज वेरी सिमिलर टू द आइडिया ऑफ फर्डिनेंड सश्योर्स लैंग्वेज, लैंग एंड परोल। लैंग क्या है? लैंग इज एन आइडियलाइज्ड abstraction of language। आइडियलाइज्ड abstraction of language क्या है अभी समझते हैं लोग। और परोल क्या है? लैंग्वेज एज एक्चुअली यूज्ड इन डेली लाइफ। ये तो सिंपली हुआ लैंग्वेज के रूप में जब आप बात कर रहे हैं। जब आप इसको स्ट्रक्चर में लाते हैं, इसको आप सोसाइटी में लाते हैं, आप इसको किसी अदर चीज पर अप्लाई करते हैं, then how will you will understand lang and parole। Then just try to understand lang and parole through the example of some rule and regulation of a game। Just take any game for example, just you can take example of the game of chess, or the example of game of cricket, game of football। Just you will find that in any game there is some set of rules according to which the game as a whole is played and is equal for every particular player, whether in chess or cricket or football। चेस अगर आपने खेला होगा तो आपको पता होगा, जिसमें जितने भी उसमें पार्ट्स होते हैं, जितने उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, सबकी एक डेफिनेट चाल होती है। हाथी की चाल अलग होती है, घोड़े की चाल अलग होती है। ठीक है, वजीर कितना भी चल सकता है,
घोड़ा 2.5 कदम चलता है, इस तरह से सबका अपना-अपना एक मूव है, मीन्स देयर इज़ सेट रूल and this rule is equally applied on the all the players, ठीक है? And this rule, this lang constitutes the game. तो lang क्या है? Actually वो general rule है जो as a whole apply होता है. In sense of language, just we can consider it as grammar of the language, the set of rules of the language which is which makes the language. जो लैंग्वेज के बैकग्राउंड में है, जो लैंग्वेज का रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, जो उसको एक स्वरूप प्रदान करते हैं, दैट इज लैंग्वेज. एंड परोल क्या है? परोल इज इंडिविजुअल मूव. सपोज दैट यू आर प्लेइंग गेम ऑफ चेस and you are moving your horse, and this your particular move is an example of parole. Just you have understood, studied the whole grammar of English language, and you have learned English language, and now you are using this language uh, in your daily life, in conversation, in your family, in conversation with your friends. Then all this particular conversation, all this practicality is parole. तो लैंग क्या है? लैंग इज जनरल रूल, परोल इज एप्लीकेशन. ठीक है, सिंपली आप समझें, लैंग रूल है, परोल एप्लीकेशन है. लैंग जनरल है, परोल इंडिविजुअल है. ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ही आर्ग्यूड दैट साइन इज कंपोज्ड ऑफ सिग्निफाइड, दैट इज an abstract concept or idea, and a signifier, that is the perceived sound or a visual image. Suppose that he said that there is shine, all the things are sign. ठीक है, तो language क्या है? According to Saussure, is a sign. Means suppose that this is tree, okay, and when you see that, an idea come to your mind that this is a tree. Okay, when that abstract idea occurs to place in your mind, okay, this idea is signified. And when that sound tree or visual image, that is signifier. ठीक है, then sign जो है सिंपली यहां समझिए, shine has two parts. One is signified and second is signifier. ठीक है, तो signifier and signified. ठीक है, तो सिग्निफाइड क्या है? सिग्निफाइड अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट से आपको उसकी इमेज क्रिएट होती है, और वो जो इमेज क्रिएट होती है जिससे आप उस चीज को पहचान लेते हैं, दैट इज सिग्निफायर. वो सिग्निफाई करने का काम करती है, दैट्स व्हाई दिस इज सिग्निफायर. सपोज दैट वन से अ ब्लैक कोट, then an image comes in your mind, an idea comes to your mind that goat is a four-footed animal, and whole image comes to your mind. This abstract idea is signified, and when this idea, this abstract idea becomes little bit concrete, then it become a sound is goat, or a visual image of that goat will be signifier. ठीक है, तो
एक साइन है, suppose that you are going to somewhere and you will see that there is red light. Okay, then red light is sign. Okay, then there is a concept, abstract concept or idea in your mind. This concept that red light tells you to stop. This is signified. And when it becomes a visual image, it becomes a signifier. Okay, so let's move forward. And second idea of Shashur was that uh, because different language have different words to refer the same objects or concept, there is no intrinsic reason why a specific signifier is used to express a given concept or idea. It is thus arbitrary. सिंपल सी एक बात है, इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कि साइन इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो साइन क्या है? आर्बिट्रेरी है। क्यों आर्बिट्रेरी है? बिकॉज अभी हमने पेड़ देखा था, मीन्स ट्री देखा था, उस ट्री को हमने इंग्लिश में ट्री कहा था, हिंदी लैंग्वेज में हम पेड़ कहेंगे, जर्मन में कुछ और कहेंगे, बांग्ला में कुछ और कहेंगे, कन्नड़ में कुछ और कहेंगे, तेलुगु में कुछ और कहेंगे। मीन्स द थिंग इज सेम, द आइडिया इज सेम, बट signified is different in different languages at different places. Means ki there is no particular relation between that sign and the signifier. जो signifier है और जो signified है उनमें कोई relation नहीं है कि इसी relation की वजह से ऐसा हो गया। ओके, मीन्स वो वर्ड कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं करता उस चीज के विषय में जिसकी वजह से वो नाम ही जनरली यूज किया गया। ओके, इसलिए क्या है, ये ऐसा जनरल। अब आप ऐसे कुछ वर्ड्स दे सकते हैं कि जो उस पर्टिकुलर चीज को बताते हैं, उस पर्टिकुलर चीज के विषय में बताएंगे, दैट्स व्हाई दीस आर नोन। और उसको आप देखेंगे किसी भी लैंग्वेज में हम उसको उसी नाम से जान सकते हैं, ऐसा हो सकता है। इन प्रेजेंट टाइम यू कैन फाइंड सच एग्जांपल्स, बट इन Saussurean idea, that is sign is arbitrary because there are different words, different concepts for same object in different languages. तीसरी बात उन्होंने कही कि signs gain their meaning from their relationships and contrast with other signs. इनका कहने का सेंस ये है कि जो भी साइन है, suppose that the sign tree gets its meaning due to other signs present in that structure. ठीक है, तो साइन अपनी मीनिंग कहां से पा रहा है और क्यों पा रहा है? बिकॉज देयर आर अदर साइंस प्रेजेंट in that same structure and they are different from that particular sign. So here you can say that the sign is getting its meaning because other signs are present in the structure. Remember this point, because this is the objection point of post-structuralism against structuralism. ठीक है, यही पॉइंट है जहां पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट खड़ा होता है। ये कह रहे हैं कि अदर साइंस आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई द साइन इज गेटिंग इट्स मीनिंग। मींस कह रहे हैं, सपोज दैट एज वी रोट इन लैंग्वेज देयर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स। अच्छा, इसी को कहा गया क्या?
इसी को कहा गया क्या, अपोजिट थिंग्स, ठीक है। जब जैसे सपोज दैट डे गेट्स इट्स मीनिंग because there is an opposition, that is night, that is also known as binary opposition. Okay, in same structure there is some opposition, that's why sign is getting its meaning, ठीक है। तो साइन मीनिंग पा रहा है, क्यों पा रहा है, बिकॉज देर इज सम अपोजिशन, देर इज सम प्रेजेंस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मीनिंग क्यों आ रही है, मीनिंग इज कमिंग ड्यू टू बाइनरी अपोजिशन। ओके, Shashur has given example that cat is cat because there is hat and bat and rat. Okay, so these three ideas of Shashur that leads towards the concepts of structuralism. Let's move ahead. Then next concept is Russian formalism. This Russian formalism developed the structural ideas of Saussure into literature. So we'll discuss these ideas in next lecture. Thank you.